हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा 27 अगस्त 2023 को होनी सुनिश्चित की गई है आयोग द्वारा, जिसकी सूचना मैंने आज को आपको एक वीडियो के माध्यम से दी है। ऑफिशियल जो नोटिस आई है UPSSC आयोग की, उसमें उसने साफ साफ कहा है कि 27 अगस्त 2023 को ये परीक्षा आपकी 10 बजे से 12 बजे के बीच होगी। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसका जो विस्तृत परीक्षा योजना और सिलेबस था वो ऑलरेडी 5 जून को आयोग ने जारी कर दिया था। तो दोस्तों, इसमें 20 नंबर का आपका यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। अगर इस पे आपने पकड़ बना ली तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप इस 20 में से 17-18 तो गेन कर ही सकते हैं, और ये आपकी जो फाइनल मेरिट होगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो ये प्रैक्टिस हमने कल से ही स्टार्ट कर दी है। कल हमने 10 क्वेश्चन लिया था, लेकिन अब हम जो है हर सेट में 20 क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो आज सेट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 क्वेश्चंस। इसको आप प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। देखिए, कुछ कुछ जगहों पे आपको 1887 की जगह 1885 मिलेगा, हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तान मिलेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है। तो आपको बताना है कि ये जो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान नाम से जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, इसके संपादक दरअसल कौन थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, मदन लाल पुन्नालाल बख्शी जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो है वो प्रयागराज में हुआ था। ये वही मदन मोहन मालवीय जी हैं जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जिसे आप जानते हैं इस समय बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, BHU के संस्थापक भी यही थे। इनके देखिए, इनसे रिलेटेड अब चूंकि मैं फैक्ट तो बहुत सारे हैं, अगर ऐसे बताने लग जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन खत्म होने में 1 घंटा लगेगा। तो हम फैक्ट नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्योरी की क्लास जब होगी तो जितना हो सकेगा फैक्ट पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान तो आप याद कर ही लीजिए कि मदन मोहन मालवीय जी का है। इसके अलावा 2 और याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिए आप नागरी नीरद, और एक याद कर लीजिए अभ्युदय। ये अभ्युदय वाला क्वेश्चन बहुत आया है। 1907 में प्रयागराज से ये प्रकाशित होती थी पत्रिका, सॉरी। तो अभ्युदय बहुत बार पूछा गया है, किसका है, तो मदन मोहन मालवीय जी का है, ठीक है। महाप्रसाद द्विवेदी जी से एक फैक्ट आप याद कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। एक बहुत फेमस पत्रिका थी सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से लेकर के 1920 तक थे, ठीक है। क्योंकि सरस्वती पत्रिका काफ़ी समय तक चली थी, कई सारे संपादक इसमें जुड़े। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये 1903 से लेकर के 1920 तक हिंदी और संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही कम है, लेकिन 2 पत्रिकाएं इनकी याद कर लीजिए, सॉरी, एक पत्रिका इनकी याद कर लीजिए जो कि बनारस से प्रकाशित होती थी, कवि वचन सुधा। बहुत बार पूछी गई है, एग्जाम में अक्सर यही पूछी जाती है। तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका अगर आता है तो आपको आंसर टिक करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। देखिए दोस्तों, यूँ तो बहुत सारे कार्यक्रम अभियान आते रहते हैं, करंट के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है। तो जो इनकी 1999 से लेकर के 2003-4 तक जो इनकी सरकार थी, उस दौरान भी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कई सारी योजनाएं केंद्र में, और उस दौरान कुछ समय तक इनके समर्थन से यूपी में भी जो है थे कई सारी योजनाएं, कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किया था। तो बहुत संभावना है कि वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने ही बारे में जो है पूछेगी ना, जिससे कि लोगों को जानकारी हो। तो उस एरिया को जो है, जो 1999 से लेकर के 2004 तक का जो एरिया है, उस टाइम पीरियड में जो योजनाएं हैं उसको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। तो स्कूल चलो जो अभियान है ये शुरू किया गया था 2000 में है, ठीक है। कब शुरू किया गया था?
ये शुरू किया गया था 2000 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जो लिटरेसी रेट है वो कैसे बढ़ेगा। जब बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, तो जब बच्चे स्कूल जाएंगे तभी तो लिटरेसी बढ़ेगी, साक्षरता बढ़ेगी। तो साक्षरता को बढ़ाने के लिए मेनली 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फोकस किया गया कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं वो जो है ज़रूर स्कूल जाएं। तो ये अभियान चालू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब ये क्या है, एक मैचिंग वाला मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको इसमें मैच करना है। देखिए मैच करने में क्या करना है, जो आपको पता है उसे आप टिक कर लीजिए, जो नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे रेणुकूट, सोनभद्र में रेणुकूट है, तो रेणुकूट किस लिए फेमस है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, सबको पता है। ऋषिकेश चलिए नहीं मालूम तो हम छोड़ देते हैं। मेरठ के बारे में तो पता है, मेरठ आता है तो सबसे दिमाग में क्या आता है? खेल का सामान, इसको मैच कर लीजिए। देखिए ए का 4 किस में है? ए और सी में है। सी का 1 किस में है? तो देखिए सी का 1 किस में है? सी का 1 किस ए सी वाले में है। तो आपका जो आंसर यही दिख गया। एक और कंफर्म कर लीजिए, डी का क्या होगा? अलीगढ़ का क्या फेमस है? ताला। तो डी का 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सी। तो मैचिंग वाले में ये आपको ध्यान रखना है, जो नहीं आता उसके पीछे मत पड़िए, जो है उसको सबसे पहले मैच करिए और फिर ऑप्शन देखिए, आपका 100% सही आंसर आएगा। अब ऑप्शन आप देखेंगे नहीं, बस उसी में लगे रहेंगे तो समय भी खराब करेंगे, गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा क्लू देता है, इसको देखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे डीजल लोकोमोटिव कारखाना, क्या वाराणसी में है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, क्या ये नैनी में है? मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो देखिए डीजल लोकोमोटिव कारखाना DLW कहाँ पे है? बनारस, वाराणसी में तो कंफर्म है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में, मैं नैनी से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं 100% बता सकता हूँ, बिल्कुल है ये। मॉडर्न बेकरी, जी मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर की है। ठीक है, मॉडर्न बेकरी कहाँ की है? कानपुर की है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में, याद कर लीजिए, एक ही तेल शोधन संयंत्र है यूपी में, वो मथुरा में है। इसी की वजह से आगरा का जो ताजमहल है वो वहाँ पे एसिड रेन होता था, वो करोट होने लगा था, वो पीला पड़ने लगा था। ठीक है, फिर इसको बंद करना पड़ा। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? आपको बताना है उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया। देखिए जब 1969 में इसरो का गठन हुआ ना, उसके बाद जो है प्रौद्योगिकी, हालांकि ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन जब इसरो का गठन हुआ 1969 में तो एक नया जो है जोश आया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। भारत नित नए झंडे गाड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, तो काफ़ी गर्व का क्षण है। तो उत्तर प्रदेश में 1975 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, देखिए पिछले वाले वीडियो में सेट 1 में मैंने आपसे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछा था जो कि रामपुर में था। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। कई सारे लोग गलत कर देंगे इसको, क्योंकि प्रयागराज टिक करके आएंगे। प्रयागराज इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है लखनऊ। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है? लखनऊ में है। प्रयागराज में जवाहर नक्षत्रशाला है जो कि आनंद भवन में है। ठीक है, कौन सा नक्षत्रशाला है? जवाहर नक्षत्रशाला। 3 नक्षत्रशालाएं हैं, आप याद कर लीजिए। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, आर्यभट्ट या भीमराव अंबेडकर, दोनों नाम आ जाएगा, दोनों एक ही हैं। आर्यभट्ट या भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला अगर आता है तो रामपुर। क्लियर रहेगा, कभी गलत नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार गड़बड़ होता है, क्योंकि अनुसूचित आप देखते हैं उसके बाद का शब्द देखते ही नहीं है। जनजाति और जाति दोनों में अंतर है। अगर अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है ST, तो आपको बताना है वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम ST आते हैं। तो सबसे कम ST किस में आएंगे? बागपत में। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, यूपी के संदर्भ में, तो यूपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी SC यूपी के किस जिले में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीतापुर। क्या हो जाएगा? सीतापुर। सीतापुर में सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या पॉपुलेशन पाई जाती है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति यानी SC की संख्या सबसे कम है। ठीक है ना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिलों में निवास करती है? अनुसूचित जनजाति पे क्वेश्चन आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। आपको बताना है कि बिजनौर जिले में कौन सी, ये कई बार रिपीट हुआ है, आरओ में रिपीट हुआ है, पीसीएस में रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप एक नाम याद कर लीजिए, भोक्सा। भोक्सा जो जनजाति है वो बिजनौर और आगरा के आसपास पाई जाती है, ठीक है। कई बार बिजनौर और आगरा ऐसे दे देता है, कई बार बिजनौर ही देता है, ठीक है। अगर बिजनौर और आगरा एक ही में दिया है और करके तो वो भी होगा सही, अगर ऑप्शन में दिया है तो बिजनौर ही सही होगा। थारू जनजाति के बारे में आपको पता ही होगा, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति ही होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, एक विश्वविद्यालय बन रहा है, एक संग्रहालय बन रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है? लखीमपुर खीरी में। संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? बलरामपुर में। इसको याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? ये तभी गठित किया होगा जब कोई पिछड़ा से रिलेटेड गवर्नमेंट बनी होगी। 1993 में सपा और बीएसपी जब काशीराम मुलायम सिंह जो है गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और सपा शासन में आई थी, तो उस दौरान 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 90, 91, 94 अब डेट वाइज चलेंगे। फैक्ट तो बहुत सारे हैं, चूंकि प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा समय लॉस नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य है कम से कम समय में आप डेली ये प्रैक्टिस करें। ज़्यादा टाइम का होगा तो आप देखेंगे नहीं, इसलिए मैं इसको कम समय में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई? देखिए, एक योजना थी काम के बदले अनाज योजना, ठीक है। आप काम करते थे, उसके बदले आपको अनाज मिलता था, उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। एक थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, गांव के लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। इन दोनों योजनाओं को विलय करके मिक्स करके एक नई योजना बनी, जिसको आप जानते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यूपीए सरकार द्वारा लाई गई थी, ठीक है। और इसको वर्तमान में आप किस नाम से जानते हैं? तो मनरेगा के नाम से जानते हैं ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें आपको शुरू में 100 दिन था, फिर 150 हुआ, आप शायद 180 दिन आपको काम मिलता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा इसमें। लेकिन क्या होता है, शुरुआत जब हुई थी तो 100 दिन की काम की गारंटी मिलती थी कि साल भर में आपको 100 दिन काम दिया जाएगा। अगर 100 दिन काम नहीं दे पाती सरकार तो आपको जो है पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये था इसमें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अटल बिहारी सरकार के समय में आई थी, 2000 के आसपास योजना थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो व्यवस्था है उसको कैसे दुरुस्त की जाए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1998 के आसपास ये योजना आई थी, 98 या 99 में, इसको आप देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये भी देखिए अटल बिहारी सरकार, अटल बिहारी जी के समय जब माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके टाइम पीरियड में 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचाया जाए लोगों तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी, जब मोदी जी आए थे, आपको याद ही होगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी पूरे भारत में बनेगी, जिसमें से 10 जो है उत्तर प्रदेश भी के शहर भी सम्मिलित हैं। तो उत्तर प्रदेश को 10 स्मार्ट सिटी मिली हुई है। उस 10 में कौन कौन है, नाम याद कर लीजिए आप। उस 10 में है, देखिए, पहला लखनऊ है, आगरा है, बरेली है, वाराणसी है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, कानपुर और झांसी। ये 10 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन से स्मार्ट सिटी नहीं है, तो 10 नाम आप याद कर लीजिए, इसके अलावा जो आएगा वो नहीं होगा। लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, 2-3 बार रटिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जी के देखिए, जीके जीएस, इसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। एक ही चीज जितनी बार आए उतनी बार उसको रिपीट करिए। एक चीज एक बार पढ़ लिए नहीं याद होगा, एक चीज जितनी बार आए ना उसको उतनी बार रिपीट करिए, रिपीटिशन से आता है, स्ट्रांग होता है जीएस। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? अब देखिए, ये बताना है आपको, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है कहाँ है? आगरा में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में है, कानपुर में है। तो ये है वाराणसी में, ठीक है ना। कहाँ पे है दोस्तों? वाराणसी में है। कानपुर में क्या है? कानपुर, देखिए, आगरा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कानपुर गोरखपुर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कानपुर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। कानपुर के लिए एक मेरे दिमाग में भी आ रहा है, दलहन केंद्र, अगर आता है ना, अंतर्राष्ट्रीय दलहन केंद्र किस जगह पे है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो कानपुर, आप इसको टिक करिएगा, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये भी है आपका वाराणसी में ही है। कहाँ पे है? वाराणसी में। कानपुर देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, दलहन केंद्र आप याद कर लीजिएगा। प्रयागराज के लिए क्या याद कर लीजिए? प्रयागराज में तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए आप याद कर लीजिए उत्तर मध्य सांस्कृतिक जो केंद्र है वो प्रयागराज में है। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में है, ठीक है। और इसके अलावा कई सारी चीजें हैं प्रयागराज में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कई बार आया है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक और पूछा जाता है निराला आर्ट गैलरी। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो ये भी प्रयागराज में है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो आप जानते ही हैं, संगम तो आप जानते ही हैं। निराला आर्ट गैलरी जरूर ध्यान रखिएगा और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र याद रखिएगा। प्रयाग संगीत समिति भी याद कर लीजिए, ये भी कई बार आ सकता है, आया है मतलब आ सकता है, रिपीट हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अभी हाल ही में, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, देखिए क्या है ना, अभी हाल ही में कुछ समय पहले नगर निगम के चुनाव हुए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन फंसा दे, आपसे पूछ ले कि अच्छा बताइए कहाँ पे नगर निगम नहीं है। हर जगह तो नगर निगम है नहीं, ठीक है। नगर निगम की एक क्राइटेरिया होती है, तो अलीगढ़ में, मुरादाबाद, सहारनपुर और आजमगढ़, तो अगर आपने थोड़ा सा टीवी देखा होगा तो आपको पता होगा अलीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है, मुरादाबाद में भी चुनाव हुआ, सहारनपुर में भी हुआ, आजमगढ़ में नहीं हुआ क्योंकि आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस नगर निगम में हर जगह जीता कौन? तो बीजेपी यानी भाजपा जीती है। आइए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? इससे क्वेश्चन देखिए आपका फंस सकता है। सामान्यतः क्या होता है कि जो जिला होता है उसका मुख्यालय भी वहीं होता है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग है, ठीक है। अब जैसे बात करें कि अमेठी, अमेठी का मुख्यालय तो गौरीगंज में है, ठीक है ना। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा में है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा मत लगा दीजिएगा, नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा में। अब जैसे प्रयागराज का पूछ ले, प्रयागराज का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में ही है। लखनऊ का कहाँ है? लखनऊ में ही है। तो इनका नहीं पूछेगा, जिनका नहीं होगा ना उन्हीं का पूछेगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा गौतम बुद्ध नगर का, तो चूंकि इसका नोएडा में है अलग है, पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अमेठी का पूछ सकता है, इसी प्रकार से अन्य जगहों का पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे भदोही का पूछ लिया आपसे, जिसको पहले नाम संत रविदास था, तो भदोही का कहाँ पे है? भदोही का ज्ञानपुर में है। भदोही का भदोही में नहीं है मुख्यालय, ज्ञानपुर में मुख्यालय है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है थोड़ा क्योंकि यूपी से रिलेटेड है, हिस्ट्री का पोर्शन है, तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जिसको कहा जाता है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि बरेली से किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो बरेली से आप याद कर लीजिए, बरेली से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने। कुंवर सिंह तो कानपुर में थे। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर ने। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत, मौलवी लियाकत अली ने किया था, ठीक है। और इसके अलावा देखिए एक मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन लिया था हिस्ट्री वाले में, जो इंस्ट्रक्टर के लिए मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आप देखिएगा, उससे मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित कई सारे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है खान बहादुर। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर। गुप्त काल में मंदिर कला तो अपने शीर्ष पे ही था, तो आपको बताना है कि गुप्त काल में पक्की ईंटों से बना जो भीतरगांव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो मंदिर स्थित है दोस्तों कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। गोरखपुर किस लिए फेमस है? टेराकोटा के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो गोरखपुर में जब आपको याद आए तो गोरखपुर से आप टेराकोटा को याद कर लीजिए, ठीक है ना। वाराणसी अभी बताया ही, शाक भाजी केंद्र, दीनदयाल हस्तकुल संकुल सुविधा केंद्र, व्यापार सुविधा केंद्र, वो बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से चित्रकूट बुंदेलखंड रीजन में आता है चित्रकूट, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आएंगे, आगे बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ध्यान से देखिएगा, इसमें जो क्रम है ना वो बहुत ध्यान देना है आपको। एससी पहले लिखा है, एसटी बाद में लिखा है। दो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी और डी देखिए एक जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है। 17 और 0 और 0 और 17, ऐसा किस लिए किया है? इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए। एससी पहले है, अगर एसटी पहले होता तो डी वाला ऑप्शन होता, क्योंकि एसटी के लिए कोई लोकसभा आरक्षित सीट नहीं है यूपी में, लेकिन इसमें एससी पहले है तो 17 पहले होगा और 0 बाद में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। इसीलिए जब आप आते हैं कहते हैं पेपर खराब हो गया, पेपर तो सरल ही होता, ध्यान नहीं देते आप जल्दीबाजी में, इसीलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये अभी अभी करंट में भी था, ठीक है। आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से बाढ़ आ गई, तो बाढ़ किसके वजह से आई, तो वो बाढ़ आई हथनीकुंड बैराज, जो मतलब केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि हथनीकुंड बैराज से सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। तो हथनीकुंड जो बैराज है, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली व राजस्थान, इनका एक संयुक्त बैराज है। बैराज क्या होता है, एक बाड़ा मतलब दरवाजा, फाटक लगा है, एक जगह सारा पानी आया इकट्ठा हो गया, मान लीजिए हिमाचल से आया। अब उस पानी को क्या होगा कि जब वो पानी एक ही दिशा में जाएगा तो वहां पे क्या होगा भाई, पहाड़ी इलाके से जब पानी आएगा अचानक से बारिश होगी और एक ही जगह पे पानी जाएगा तो वहां पे बाढ़ आ जाएगी, जैसे कि दिल्ली में हुआ। तो किया क्या जाता है कि उस पे पानी की मात्रा को देखते हुए अलग अलग दिशाओं में, जैसे यूपी में पानी छोड़ दिया, हरियाणा में छोड़ दिया, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। दिल्ली का ये कहना है कि इस बार सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ खोल दिया गया, ठीक है। यूपी, हरियाणा के साइड में वो खोला ही नहीं गया, सारा जब दरवाजा दिल्ली की तरफ खोल दिया गया, इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई, ठीक है। तो हथनीकुंड बैराज मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी करंट में भी है। तो ये याद रखिएगा कि ये इन राज्यों की एक संयुक्त बैराज परियोजना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चंस और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, प्रैक्टिस आपकी हुई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों से दबवाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल भी 20 क्वेश्चन लाएंगे, अब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। यूपी स्पेशल हमारा चैलेंज है कि हमें 20 में से 18 या 17, इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।